हेलो मेरे लाल पिल्ले, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आएगा क्या हम लोगों से बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो नोट्स आप लोगों का तैयार किया गया है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन के आधार पर ही किया गया है। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण हम लोग इस कदर पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं प्रतिदिन यूज करते हैं रासायनिक अपक्रिया, लेकिन पता नहीं चलता है कि रासायनिक अपक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रासायनिक अपक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में कि परिवर्तन कैसा होता है, परिवर्तन क्या होता है। तो इस ब्रह्मांड में दो ही प्रकार के परिवर्तन होता है, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहने का अर्थ है कि अगर कोई पदार्थ है दूसरे पदार्थ में अगर चेंज होता है तो पुनः अपने वापस उसी रूप में आ सकता है। जैसे पानी से अगर बर्फ बनाओगे यानी आइस जमाओगे तो पानी से जब बर्फ बनता है तो कुछ देर छोड़ने के बाद में बर्फ से पुनः पानी बन जाता है। ये हो गया आप लोगों का भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो कि जैसे मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे कि मोमबत्ती जब हम लोग जलाते हैं तो उसका कुछ द्रव भाग पिघल कर नीचे गिरता है। अब पिघलने के कुछ ही देर के बाद में फिर से वह क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो मोमबत्ती का पिघलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई पदार्थ है अपना गुण और पहचान हमेशा के लिए खो देता है, तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जहां जहां भी होगा उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई पदार्थ अपना पहचान एवं गुण दोनों खो देता है। यानी कहने का अर्थ है, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई पेज है, उसको अगर आप जलाइएगा तो दोबारा हम लोग पेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अभी के डेट में अगर आप लोग देखिएगा गर्मी के दिन में तो दूध को अगर सुबह से शाम तक छोड़ दीजिएगा तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। तो दूध का फटना भी एक क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि फटा हुआ दूध से दोबारा दूध बनाया जा सके, नहीं हो सकता है। फिर रासायनिक परिवर्तन का और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दूध से दही का बनना। दूध जो होता है, दूध में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा माठा डाल देते हैं। माठा यानी कहने का अर्थ है छाछ डाल देते हैं, उसी को बोल जाता है माठा या छाछ। तो दूध में जब माठा या छाछ डालते हैं तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो दही बनने के बाद में क्या होता है कि दही से दोबारा दूध प्राप्त कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है भाई। तो अब आगे देखते हैं कि हम लोग एक और एग्जांपल के रूप में देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का कि आप लोग अभी तो आम का सीजन आ रहा है ना, आम के सीजन में क्या हुआ कि जो आम कच्चा है वो पकेगा, तो आम का पकना भी क्या हो गया, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पेड़ से आम तोड़े या तोड़ने के बाद में कुछ दिन बाद में अगर आम पका हुआ है तो फिर से कच्चा हो जाए, कभी नहीं होगा। तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहा में जंग का लगना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती का पिघलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्योंकि अगर मोमबत्ती अगर लाए हो मार्केट से तो उसको अगर जलाओगे तो जलने के बाद में क्या होता है, दोबारा तो मोमबत्ती प्राप्त नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, नहीं होगा दोबारा मोमबत्ती प्राप्त। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती अगर एक बार पिघलेगा तो फिर से उसको उठा के मोमबत्ती बना सकते हो। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा रासायनिक परिवर्तन होता क्या, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन जहां जहां भी होगा वहां वहां रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे एग्जांपल के रूप में थोड़ा समझते हैं हम लोग कि जैसे दूध हो गया, दूध, ठीक है। दूध में हम लोग क्या किए, माठा डाल दिए। माठा ना समझ में आ रहा तो छाछ समझ लो, छाछ। तो जैसे दूध में हम लोग छाछ डालते हैं तो क्या बन जाता है, ये दही बन जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि दूध को सुबह से शाम अगर छोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, छेना बन जाता है, फट जाता है दूध का छेना, प्लस इसमें पानी बन जाता है, पानी निकल जाता है, ठीक है, पानी अलग हो जाता है। ये सब क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन ही हो गया, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन का कुछ एग्जांपल आप लोग समझ गए हैं यहाँ पे। अब इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि होता क्या है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर एक या एक से अधिक
नए भिन्न गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि जो पदार्थ जैसे दूध से दही बन रहा है, तो दूध का गुण अलग था, दूध का कैसा था, मीठा था, लेकिन जैसे दही बना तो दही कैसा लगता है, खट्टा लगता है, खाने में लगता है ना खट्टा, तो खट्टा लगता है, तो उसका गुण चेंज हो गया पूरा, जो मीठा था अब क्या हो गया, खट्टा हो गया। समझ में आ रहा है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल क्या है। अब देखो यहाँ पे समझने लायक बात है कि जैसे अगर रासायनिक अभिक्रिया को आप कॉपी में लिखिएगा तो बहुत सारा जगह आप लोगों का ले लेगा। जैसे लिखिएगा कि दूध लेंगे, दूध में दही डालेंगे, दही डालने के बाद में क्या करेंगे, दूध में माठा डालेंगे, दूध में माठा डालने के बाद में क्या होगा, दही बनेगा। एक लैंग्वेज यानी शब्द के रूप में लिखना बहुत सारा आप लोगों का पेज का यहाँ पे क्या होगा, बर्बादी होगा। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखने का जो तरीका होता है उसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसको लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, उसको शब्द में नहीं लिख सकते हैं, उसको समीकरण के रूप में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्टकट लिखने का तरीका क्या होता है, रासायनिक समीकरण। तो देखो यहाँ पे समझो, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे समझो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, यानी चूना पत्थर को जब हम लोग गर्म करते हैं, इससे तो जब चूना पत्थर को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 गैस प्राप्त होता है। अब ये हो गया एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म हम लोग करते हैं तो उसके बाद में क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 गैस बाहर निकलता है। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जांपल और देख लो कि जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है, पानी बनाता है। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है, पानी बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शन हो गया किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। तो रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ऐसे है, अगर समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अब हो गया यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जो लिखते हैं तो उसमें अभिकारक के बारे में आप जानते हैं हम लोग कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक जो होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहा है उसको अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि जो दूध था, दूध फटने से पहले क्या था, दूध ही था, तो दूध जो था उसको बोलेंगे अभिकारक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि दूध में जब हम लोग माठा मिलाते हैं, छाछ मिलाते हैं, तो दूध में माठा और छाछ मिलाने के बाद क्या बनता है, दही बनता है। तो दूध में दूध और माठा और छाछ उसमें मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तीर चिन्ह के किस तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेंगे उसको क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए कि जैसे यहाँ पे था दूध और दूध में आप लोग क्या मिला है, माठा मिला दिए यानी छाछ मिला दिए। तो जब छाछ मिलाइएगा तो क्या बनता है जी, यहाँ पे दही बन जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, दूध ले रहा है, माठा ले रहा है। तो दूध और माठा यहाँ पर क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में क्या बना है, दही बना है, तो दही हो गया प्रतिफल। समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल देख लीजिए, आगे दिखाते हैं एग्जांपल। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और साथ में CO2 गैस प्राप्त होता है हम लोग को। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग करता है तो हम लोग जो पानी पीते हैं वही पानी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया अभिकारक हो गया। दूसरा एग्जांपल में देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्रतिफल क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिफल क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया होने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। प्रतिफल को हमेशा ये जो तीर चिन्ह है इसके दाएं तरफ लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रतिफल के बारे में। यानी प्रतिफल यानी उत्पाद, इसको प्रतिफल कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं उत्पाद बोला जाता है। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद
जो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ बनते हैं उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, प्रतिफल या उत्पाद बोला जाता है। और प्रतिफल उत्पाद हमेशा जो होता है अभिकारक का जो गुण होता है उससे भिन्न होता है। समझ में आ रहा है? प्रतिफल और उत्पाद को हमेशा कहां लिखा जाता है, तो तीर चिन्ह के कहां लिखा जाता है, तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है ना, और प्रतिफल और उत्पाद को हमेशा तीर चिन्ह की तरफ लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म कर रहे हैं, बार बार एक ही एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो कम से कम यहाँ पर समीकरण का यूज किया गया है, ज्यादा ज्यादा नॉलेज दिया गया है उसके बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ में क्या होता है, CO2 गैस प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस जो है ये हो गया प्रतिफल हो गया, यानी उत्पाद हो गया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ बनाता है, कौन बनाता है, नए गुण वाला पदार्थ जल बनाता है, तो जल भी एक प्रकार का क्या हो गया, उत्पाद हो गया, यानी प्रतिफल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अपक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण यह है कि रासायनिक अपक्रिया जब आप लोग लिखिएगा तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, पूरा पेज भर जाएगा आप लोगों का, और रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिएगा तो छोटा एक ही लाइन में लिख पाइएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे रह गया कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, क्या होता है रासायनिक समीकरण, आइए देखते हैं यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में अगर देखिएगा तो क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होता है यानी अभिकारक एवं बनने वाले नए पदार्थ यानी प्रतिफल को संकेत एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि रासायनिक अपक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेगा उसको कुछ करना नहीं है, संकेत और सूत्र के माध्यम से दिखा देना है। संकेत और सूत्र के माध्यम से दिखाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि उत्पाद और प्रतिफल को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, जब इसको आप पेज पे लिखिएगा तो बहुत सारा पेज आपका मतलब भर जाएगा इसे लिखने से। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर क्या हो गया, सूत्र हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, तो सूत्र एवं संकेतों द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो जमीन से निकाला जाता है, तो उसको गर्म करने के बाद में क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। जो चूना दिवाली घर या घर की जो दिवाली घर पोतने के लिए बाहर से खरीद कर लाते हो, चूना दुकान से लाते हो, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्यूबिक लाइम इसको बोला जाता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 गैस बाहर निकलता है। यहाँ पे हो गया कि जो CO2 है वो गैस के फॉर्म होता है। अगर इसका सिंबल अगर जी से ना लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यूरो ऊपर की ओर करेंगे तो इसका मतलब हो गया गैस का निकालना। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखिए रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे कि हाइड्रोजन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, गैस होता है। सबसे ज्यादा अगर ज्वलनशील कोई गैस है तो वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को जलाने के लिए कौन काम आता है जी, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन भी एक प्रकार का क्या है, गैस है। पर यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार का गैस है। जब दोनों बनता है, दोनों रिएक्शन करता है, दोनों संयोग करता है तो एक तीसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसका नाम होता है जल। और जल क्या होता है, लिक्विड टाइप में होता है, तरल रूप में होता है। ठीक है ना, ऐसे ही इसको समझिए कि सास बहू का झगड़ा के जैसा है ये वाला है कि जैसे सास क्या होती है, जलने वाली होती है, और सास को जलाने का काम कौन करती है जी, तो बहुएं करती है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन जलने वाला होता है और उसको जलाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। जब दोनों में झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद क्या होता है, मन शांत हो जाता है, यानी जल बन जाता है। तो जल का जो नेचर होता है वो आग को बुझाने का काम करता है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आग लगाने वाला है और ये वाला आग बुझाने वाला है, यानी इसका नेचर चेंज हुआ कि ना हुआ, हो गया ना चेंज। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए क्या क्या बातों पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। जिस रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जिस रासायनिक समीकरण ये वाला लिख रहा है, इस पे क्या क्या बातों पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे समझते हैं कि देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या क्या बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए क्या क्या बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, तो पहले लिखते हैं रासायनिक
समीकरण। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, यानी गर्म का सिंबल हो गया, ऐसे करके लिख सकते हो या लिख देते हैं गर्म का सिंबल। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है जी, कैल्शियम ऑक्साइड, जो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है, ठीक है ना। या इसको सिंबल ऐसे भी दे सकते हैं, एरो ऊपर की ओर, ठीक है। अभी इसी को हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट इसमें नोट कीजिए कि पहला पॉइंट क्या है कि अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के किधर लिखना पड़ता है, तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है। ये वाला हो गया बाईं और ये वाला हो गया दाईं, दाईं तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि अभिकारक को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, तो ये जो एरो होता है, एक मिनट, जो एरो होता है, एरो यानी तीर चिन्ह होता है, तो अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है। पहला कंडीशन खत्म हो गया। दूसरा लिखने का, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या है, तो दूसरा में है कि तीर चिन्ह के दाईं तरफ हमेशा प्रतिफल को लिखा जाता है, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एक तीर चिन्ह होना चाहिए, तीसरा पॉइंट भी हो गया। चौथा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या होगा इसमें, अब अभिकारक और प्रतिफल को संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना, तो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखिए यहाँ पे कि जो तीर चिन्ह की दिशा होगा वो अभिकारक से प्रतिफल की ओर होगा। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं आप देखिएगा ऐसे तीर चिन्ह का होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तीर चिन्ह का जब भी दिशा होगा तो अभिकारक से प्रतिफल की ओर होगा। तो पांचवा पॉइंट हो गया। और छठा पॉइंट हो गया कि तीर चिन्ह के ऊपर में हमेशा आवश्यक परिस्थितियों को लिखना है। आवश्यक परिस्थिति कहने का अर्थ ये होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर गर्म किया जा रहा है, तो तीर चिन्ह के ऊपर में हमेशा आवश्यक परिस्थितियों को लिखना है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट को समझिए कि जो अभिकारक लिखिएगा, जितना भी अभिकारक लिखिएगा, तो अभिकारकों के बीच में हमेशा क्या होता है, प्लस का साइन होना चाहिए, और प्रतिफल के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस का सिंबल होना चाहिए। बस इतना ही बातों का ध्यान रखकर हम लोग रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। तो चलिए एक पॉइंट करके देखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया कि अभिकारक हमेशा तीर चिन्ह के किधर होता है, बायां हाथ देना होता है, यानी बाईं तरफ होता है। अभिकारक हमेशा तीर चिन्ह के बाईं तरफ होता है। उत्पाद हमेशा कहां होता है, तीर चिन्ह के दाईं तरफ होता है। अभिकारक हमेशा, एक मिनट, अभिकारक हमेशा तीर चिन्ह के किधर होता है, बाईं तरफ होता है। उसके बाद में उत्पाद हमेशा किधर होता है, तीर चिन्ह के दाईं तरफ होता है। उसके बाद में अभिकारक और उत्पाद जब लिखेंगे तो उसके बीच में एक तीर चिन्ह होता है। तो अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में क्या होना चाहिए, एक तीर चिन्ह होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट में, देखिए कि तीर चिन्ह का दिशा हमेशा किधर से किधर होगा, अभिकारक से प्रतिफल की ओर होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रतिफल से अभिकारक की ओर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी तीर चिन्ह का अगर दिशा दीजिएगा तो अभिकारक से प्रतिफल की ओर होगा। तो चौथा पॉइंट हो गया कि तीर चिन्ह का दिशा हमेशा किधर होगा जी, तो अभिकारक से उत्पाद की ओर होगा, ठीक है। आगे देखिए, अभिकारक और उत्पाद हम जब लिखेंगे तो उसकी अवस्थाओं को हम लोग व्यक्त करेंगे कि अवस्था कौन सा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो ले रहे थे पिछला एग्जांपल में, वो सॉलिड फॉर्म में था, तो उसकी अवस्था को डिनोट करने के लिए स्मॉल एस लिखा गया था। जिसे समझ में आ रहा है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे तो उसके आगे में स्मॉल एस लिखा गया था। कहने का अर्थ है कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसा था, सॉलिड अवस्था में था। और उसके आगे में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था, तो एक कैसा था, सॉलिड अवस्था में था, और CO2 गैस निकल रहा था, एक कैसा था, गैस अवस्था में था। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाओं को क्या करना है, प्रतीकों और संकेतों द्वारा व्यक्त करना है। संकेत इसका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का एस लिखा हुआ है। स्मॉल एस लिखने का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं कि तीर चिन्ह के ऊपर में आवश्यक परिस्थितियों को लिखना है। भाई तीर चिन्ह के ऊपर में आवश्यक परिस्थिति, जैसे क्या करना है, मतलब अभिक्रिया कैसे शुरू होगी, तो तीर चिन्ह के ऊपर में हमेशा लिखेंगे कि गर्म करना है या ठंडा करना है, क्या करना है उसी के बारे में। तो तीर चिन्ह के ऊपर में आवश्यक परिस्थितियों को लिखना है। जैसे ताप देना है तो ताप लिखेंगे, या दाब देना है तो दाब देना है। अगर ताप, दाब या उत्प्रेरक किस अवस्था में मतलब ये हो रहा है। उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक होता है कि जैसे मान लो दो लोगों में झगड़ा लगा है और तीसरा आ गया, बोला मार 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 मार, तो झगड़ा और बढ़ा दिया कि ना बढ़ा दिया। तो उत्प्रेरक ऐसा ही काम करता है, क्या करता है, आग लगाने का काम करता है। आग लगाना मतलब झगड़ा लगाना।
यानी किसी रेट को, किसी रिएक्शन को बढ़ा देता है कहेंगे, ठीक है ना। उत्प्रेरक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं, जितने भी अभिकारक भाग लेंगे उन सब के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस चिन्ह होना चाहिए, यानी जोड़ का चिन्ह होना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं उन अभिकारकों के बीच में हमेशा जोड़ का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। और अगला पॉइंट देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात क्या बनता है, प्रतिफल बनता है। तो प्रतिफल के बीच में भी जोड़ का चिन्ह होना चाहिए। जब आप लोगों को 8 पॉइंट अगर पता रहेगा तो रासायनिक समीकरण इजी तरीका से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अब यहाँ पे रासायनिक जो समीकरण आप लिख रहे थे तो वहां पर उसके अवस्था के बारे में लिखना था कि कौन सा अवस्था में है। तो अवस्था यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जैसे हम लोग क्या किए कि नमक लिए, तो नमक कैसा होता है जी, सॉलिड होता है। सॉलिड का निकालते हैं, ठोस होता है नमक। और नमक में जब पानी आप लोग डाल दीजिएगा तो नमक कैसा होगा, नमक पानी का घोल हो गया। तो नमक पानी का घोल हो गया, उसी को बोला जाता है तनु, बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तनु। यानी उसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्वस। समझ में आ रहा है। किसी में चीज में, किसी सॉलिड चीज में पानी मिला दो या किसी चीज को पतला करना है, क्या कहलाता है, उसको तनु कहलाता है। तो यहाँ तनु का कहने का अर्थ है कि जलीय विलयन, मतलब किसी चीज का जलीय विलयन लोगे तो उसको क्या कहा जाता है, तनु कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है एक्वस कहा जाता है। उसको अगर शॉर्टकट में कहीं अगर रिएक्शन में लिखा रहेगा यानी अभिक्रिया में लिखा रहेगा तो उसको तनु लिखा रहेगा या एक्यू लिखा रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ठोस अवस्था में कोई अगर अभिकारक लिया गया है या प्रतिफल बन रहा है तो उसको स्मॉल एस से सूचित करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में कोई द्रव अवस्था में अगर कोई पदार्थ अगर लिया गया है तो उसको कैसे सूचित करेंगे जी, तो उसको स्मॉल एल से सूचित करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो उसको या तो स्मॉल जी से सूचित करेंगे या एरो का चिन्ह जो होगा ऊपर की ओर कर देंगे। अगर मान लो एरो का चिन्ह अगर नीचे की ओर अगर कहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, अवक्षेप का बनना, ठीक है ना। चलो एग्जांपल के रूप में थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे थे, इसको गर्म कर रहे थे, इसको गर्म करने के बाद में क्या बन रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था, साथ में CO2 गैस बन रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, तो इसको स्मॉल एस से सूचित कर देंगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, ये भी सॉलिड अवस्था में है, इसको भी हम लोग स्मॉल एस से सूचित कर देंगे ऐसे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, गैस होता है एक प्रकार की, इसको स्मॉल जी से सूचित कर सकते हैं या ऊपर की ओर एरो दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं दूसरा एग्जांपल ग्रुप में। देखो कि जो हाइड्रोजन जो होता है एक प्रकार क्या होता है, गैस होता है, इसको स्मॉल, इसका अवस्था क्या है, गैसीय अवस्था है, तो स्मॉल जी से। ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन क्या है, गैसीय अवस्था है, तो इसको स्मॉल जी से। उसके बाद रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, जल बनता है। तो जल जो होता है वो कैसा होता है, इसका अवस्था कैसा होता है, लिक्विड होता है, यानी तरल होता है, इसलिए स्मॉल एल से। समझ आ गया अवस्था कैसे लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण से हम लोग क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। इस रासायनिक समीकरण को लिखा जा रहा है उससे हम लोग को क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक जितना भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों का अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो 100% बनना ही बनना है, ठीक है। एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या क्या है, क्या क्या होती है। हम लोग को जैसे रासायनिक समीकरण देखते हैं तो उससे हम लोग को दिमाग में क्या क्या जाता है कि क्या इसमें बता रहा है क्या नहीं बता रहा है उसके बारे में। तो रासायनिक समीकरण से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो पहला तो सूत्र और संकेत के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी प्राप्त होता है, संकेत और सूत्रों की जानकारी प्राप्त होता है। तो रासायनिक समीकरण लिखने में क्या होता है, संकेत और सूत्रों की जानकारी प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया होने के बाद कौन कौन से नए पदार्थ बन रहे हैं, दूसरा ये जानकारी देता है, ठीक है। तो दूसरा यह जानकारी देता है, यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात यानी बाद कौन कौन से नए पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। अब इसमें और आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में किस किस के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद किस किस के कितने परमाणु बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जानकारी मिलता है। यह बताता है कि अभिकारक में कितने परमाणु किस किस के भाग ले रहे हैं
और प्रतिफल में कितने परमाणु किस किस के बन रहे हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट देखते हैं कि इसमें अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का भी पता चलता है। द्रव्यमान कहने का अर्थ है कि कितना मात्रा लिया गया है अभिकारक का, कितना मात्रा प्रतिफल का बन रहा है। इसमें अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का भी पता चलता है। चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट हो गया कि इसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या का पता चलता है। इसी पे आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था। बोल रहा है यहाँ पे कोई रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन में बोल रहा है कि इस समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो जस्ट इसके पीछे में अभी पढ़ाए हुए हैं कि क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। टोटल 5 सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उसी में से बना के बस लिख देना है। पहला सूचनाएं क्या प्राप्त हो रही है इस समीकरण देखने के बाद में, इस समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो पहला हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एवं ऑक्सीजन यानी O2 आपस में परस्पर संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, पहला सूचना ये प्राप्त हुआ। दूसरा सूचना क्या प्राप्त होगा इसमें जी, दूसरा सूचना क्या प्राप्त होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने अणु बना रहे हैं, 2 अणु बना रहे हैं। तो वही दूसरा पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से परस्पर संयोग करके डाइऑक्साइड के 2 अणु बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि जैसे दूसरा पॉइंट है बस उसमें क्या करना है, मोल लगा देना है, तो तीसरा पॉइंट बन जाएगा। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल यानी यहाँ पे क्या था, 2 अणु था और इसमें क्या है, 2 मोल है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2 मोल बनाता है। बस यही लिख देना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल बनाता है। तो तीसरा पॉइंट भी कंफर्म हो गया। और चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट देखते हैं। तो चौथा पॉइंट में क्या है कि अभिकारक के कितना द्रव्यमान भाग ले रहा है, ठीक है, और प्रतिफल में कितना द्रव्यमान बन रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी है। देखिए यहाँ पे अभिकारक में SO2 का 128 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का 160 ग्राम बना रहा है। अब यहाँ पे रह गया कि ये वाला SO2 का 128 ग्राम कैसे निकलेगा, कैसे निकाले हुए हैं, ऑक्सीजन का 32 ग्राम कैसे निकाले हुए हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड का 160 ग्राम कैसे निकाले हुए हैं, तो उसको निकालना बताते हैं। चलिए, तो चौथा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको निकालना बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। इसे हम द्रव्यमान निकालना बताते हैं, कैसे द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड के आगे में 2 गुणा है, तो 2 ऐसे लिख देंगे यहाँ पे और फोर्थ दे देंगे। सल्फर का जो है होता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है, 32 लिख देंगे। बीच में क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। अब ऑक्सीजन का कितना परमाणु भाग ले रहा है, तो 2 परमाणु है इसमें। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। तो जो नीचे में लिखा रहेगा उससे 2 से गुणा करना है ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान में। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 हो गया। अब इसको जोड़ो, तो यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे हो गया 32, यहाँ पे 16 गुना का 32, तो 32 कितना हो गया, 64 हो गया। 2 गुणे 64 128 ग्राम। तो यहाँ पे हो गया सल्फर डाइऑक्साइड कितना बन गया, 128 ग्राम। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का निकालो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना परमाणु भाग ले रहा है, 2 परमाणु ले रहा है। तो जो 2 नीचे में लिखा है ऊपर में लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है। तो 16 गुना के यहाँ पे हो गया 32 ग्राम। ठीक है ना, यहाँ पे 32 ग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का निकालते हैं द्रव्यमान। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 आगे में गुणा करेंगे सबके। अब सल्फर का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना परमाणु भाग ले रहा है, 3 परमाणु। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्या में। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है जी, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो 16 दिया कितना हो गया, 48 हो गया। तो 48 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80। 80 गुणे 2 करेंगे तो 160। यानी कहने का अर्थ है कि अभिकारक में 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का 128 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का 160 ग्राम बनाता है। अगर आप लोग देखिएगा
तो यहाँ पे 128 ग्राम 32 ग्राम ऐड कीजिएगा। 128 में 32 ग्राम अगर ऐड कीजिएगा तो कितना होता है 0 3 2 5 1 6 1 160 ग्राम। देखिए 160 ग्राम बना कि ना बना, यानी अभिकारक में जितनी मात्रा लिया गया है उतना ही प्रतिफल में बन रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार होता है? रासायनिक समीकरण दो प्रकार होता है। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है तो उसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो यहाँ पे देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद यानी दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? तो बराबर होगा। तो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होगा तो उसको बोला जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहा है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं ना जी। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? तो 2 परमाणु है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से संयोग करता है तो उसके बाद में क्या बनता है? जल बनता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। और यहाँ पे देखो प्रतिफल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पर भी है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना परमाणु है? 2 ही परमाणु है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1 है। 1 है तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? आगे में 2 से गुणा करेंगे। 2 से जैसे गुणा करेंगे तो अब हाइड्रोजन में कितना परमाणु हो गया? यहाँ पर 4 हो गया हाइड्रोजन का परमाणु। लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पर कितना है? 2 ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो उसके बाद में क्या हो गया? ए बैलेंस हो गया, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस प्राप्त होता है। और यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु को जांच करते हैं कि बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम 1 है, एक कैल्शियम परमाणु है। तो यहाँ पे भी कैल्शियम परमाणु 1 ही है। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन परमाणु कितना है? 1 है। तो कार्बन परमाणु देखो यहाँ पर भी 1 है। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन परमाणु कितना है? 3 है। ऑक्सीजन परमाणु कितना है? 3 है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन परमाणु कितना है? 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 3 हो गया ना। तो ये वाला जो है दूसरा रिएक्शन संतुलित है, ये भी इसको संतुलित किया गया था। समझ में आ गया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब यहाँ पर आ गया कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। और दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाता तो वो रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता, ठीक है। अगर दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं होगा तो वो होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद यानी कहने का अर्थ है कि दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल के रूप में जब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परमाणु भाग ले रहा है जी? हाइड्रोजन का 2 परमाणु भाग ले रहा है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु भाग ले रहा है? 2 ले रहा है। लेकिन प्रतिफल जब बन रहा है तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु यहाँ पे भाग लिया, लेकिन प्रतिफल में देखें तो हाइड्रोजन का 2 ही परमाणु है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना परमाणु भाग ले रहा है? 2 परमाणु भाग ले रहा है। लेकिन प्रतिफल में ऑक्सीजन कितना परमाणु बन रहा है? 1 ही परमाणु बन रहा है ना जी। तो ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जांपल ये हो गया दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग लिया और यहाँ पे 1 ही परमाणु है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण का। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु क्लोरीन के 2 परमाणु से संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना परमाणु भाग ले रहा है? 2 ले रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं प्रतिफल में कि हाइड्रोजन के 1 ही परमाणु है। यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का कितना परमाणु भाग ले रहा है? 2 ले रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के कितना परमाणु है? 1 ही परमाणु है। तो ये हो गया कैसा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। हमको लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा कष्ट आप लोगों को होगा, लेकिन गारंटी देते हैं एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। सारा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जैसे हम लोग दूध लिए, दूध में क्या किए कि माठा डाले, माठा तो क्या बनता है? दही बन जाता है ना जी, दही बनता है। मान लो अगर दूध हम 1 kg लिए और माठा उसमें 500 ग्राम डाले तो क्या लगता है? दही 100 ग्राम बनेगा कि दही 5 किलो बनेगा? अरे भाई दही कितना बनेगा? इधर कितना हो गया? 1.5 kg हो गया ना, तो दही 1.5 kg बनेगा। कितना बनेगा? 1.5 kg बनेगा। तो दही भी कितना बनेगा? 1.5 kg बनेगा। तो इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित होना पड़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जो चीज आप जितना लेंगे अभिकारक में, प्रतिफल में उतना ही उसकी मात्रा प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? दोबारा देखते हैं कि जब हम लोग दूध लिए 1 kg, माठा लिए 500 ग्राम, तो जो प्रतिफल बनेगा यानी दही बनेगा 5 किलो न बनेगा और न तो 50 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा? अभिकारक में जितना पदार्थ भाग ले रहा है, 1.5 kg ले रहा है तो 1.5 kg बनेगा। तो यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही बताता है कि रासायनिक अपक्रिया में जितना पदार्थ जिसका भाग ले रहा है उतना ही प्रतिफल में उसका पदार्थ उतना ही बनेगा। ठीक है ना? तो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत यह बताता है न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है, न द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। बस द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर द्रव्यमान जो था 1 kg दूध था और माठा था 500 ग्राम, इसके द्रव्यमान को किस में चेंज कर दिया गया है? दही में चेंज कर दिया गया है। लेकिन इसमें मात्रा इतना ही रहेगा, 1.5 kg। अगर इधर 1.5 kg है तो उधर भी 1.5 kg है। चलिए देखते हैं द्रव्यमान रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का पालन कराने के लिए। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यानी कहने का मतलब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है। तो चलिए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत को इंग्लिश में बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास का संरक्षण करना है, द्रव्यमान का संरक्षण। तो यहाँ पर देखो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का द्रव्यमान न तो निर्माण किया जा सकता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान का क्या किया जा सकता है? विनाश किया जा सकता है। ठीक है ना? द्रव्यमान को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। ठीक है? रासायनिक अपक्रिया जब भी होगा द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। न तो द्रव्यमान एक्स्ट्रा बन सकता है, न तो द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है द्रव्यमान। ठीक है ना? अब यहाँ पे हो गया कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इतना अच्छा सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत केमिस्ट्री के पिता कहे जाने वाले एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। फ्रांस के वैज्ञानिक थे। लोग जितना भी पढ़ाए हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। और आपका अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और छूटेगा तो आप आके बोल सकते हैं कि छूटा हुआ है सब, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना?